आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर रणबीर कादियान जी, जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे हैं और बतौर प्राचार्य अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। मुझे इनमें कई खास बात दिखाई देती हैं, इसीलिए मैं आपसे इनको मिलवाना चाहता था। क्योंकि ग्रामीण परिवेश से हैं तो गांव की जो तकलीफ़ है वो भी समझते हैं, और हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं उनकी पीड़ाओं से ये भली भांति परिचित हैं। हमारा इस वार्तालाप में ऐसा कोई मकसद नहीं है कि सरकार को क्रिटिसाइज़ करना है या सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करना है या किसी की बुराई या और किसी की अच्छाई करना है। हाँ, इतना ज़रूर है, हम आज की युवा की फ्रस्ट्रेशन को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आज जो हरियाणा में विशेष तौर पर कॉलेज शिक्षा का जो स्तर आ गया है उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। मैं भी प्राचार्य के रूप में रिटायर हुआ और ये भी मैं थोड़ा पहले हुआ, तो जो ज्वलंत समस्याएं हैं, ऐसे कौन से काम हम अध्यापक लेवल पर कर सकते हैं, प्रोफेसर लेवल पर कर सकते हैं जिनसे शिक्षा में सुधार हो। बातचीत हमारी पूरी तरह से अनौपचारिक रहेगी, हम उसमें कोई हेरफेर नहीं करेंगे। और मैंने कादियान साहब को यह आश्वासन दे दिया, बीच में हम काट देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि आज का जो हरियाणा का कॉलेज की शिक्षा का स्तर है उसको हम किस तरह से इन्हीं हालात में, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र नहीं करेंगे या वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, हरियाणा के लेवल पर आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि हमारा कुछ कल्याण हो, हमारे विद्यार्थियों का कुछ फ्रस्ट्रेशन कम हो। तो फ्रस्ट्रेशन का एक मुख्य कारण तो ये है जी कि कुछ बच्चों को माँ बाप के कारण या रिश्तेदारों के कारण उनकी इच्छा के अनुसार सिलेबस का जो चयन है वो न होकर उनके अंदर क्या मतलब इंटेलिजेंसी है, किस फील्ड में वो अच्छा कर सकते हैं, उसको जांचे परखे बिना उनको नॉन मेडिकल या मेडिकल या कॉमर्स ही दिलवा देते हैं। और बहुत सारे बच्चे इतने काबिल नहीं हो पाते उनमें कि वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ के और अपना आगे कैरियर बना पाएँ। और वही बच्चे यदि अपनी चॉइस से सब्जेक्ट लें, उनके अंदर किस फील्ड में रुचि है, वो क्या कर सकते हैं, यदि वो अच्छी तरह जांचा परखा जाए +2 लेवल से पहले, और +2 में भी उसी बात का दोनों सालों में ध्यान दिया जाए कि वो पर्टिकुलर वही सब्जेक्ट पढ़ें। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो केवल IIT में जाके या मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन के, उसके अलावा अब इच्छा तो माँ बाप की होती है इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, लेकिन वो बन नहीं पाते, वो बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं। आप शायद ये कहना चाहते हैं जिस फील्ड में माँ बाप फेल हो गए हैं तो हर माँ बाप ये चाहता है मेरी औलाद उसमें कुछ हाँ, बहुत सारे अपनी उन इच्छाओं को अपने बच्चे से पूरी करवाने की सोचते हैं, जबकि उस बच्चे में वो एबिलिटी या वो कैलिबर न होकर कोई दूसरा कैलिबर होता है, उसको वो छुपा लेते हैं। आप एक बच्चा जो ड्राइंग में बहुत अच्छा है, उसको आप अगर फिजिक्स पढ़ाओगे या मैथमेटिक्स सिखाओगे तो वो वाला रिजल्ट वो नहीं दे पाएगा। तो ये मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज जो कॉलेज में सुविधाएं हैं, आज जो माँ बाप के पास संसाधन है, उनमें रहते हुए हम क्या चेंज कर सकते हैं। आपने मेरे ख्याल से 30 साल से ऊपर ही अध्यापन में समय गुजारा, और मैं समझता हूँ मैथमेटिक्स के जो लोग होते हैं वो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी समझ औरों से ज़्यादा होती है। और आपने गांव में भी अपना बचपन जिया है और नौकरी भी मुझे लगता है दोनों तरह के कॉलेज में की है। नेकीराम में भी आप रहे, उधर दूसरे बतौर प्रिंसिपल मेरे ख्याल में बादली में थे, जसिया थे, महम, तो सब तरह का महम में थे, तो सब तरह का एक्सपीरियंस है। तो विशेष तौर पर गाँव का जो बच्चा है, आपने कह तो दिया कि परख होनी चाहिए, पर वो क्या ऐसे हमारे पास संसाधन हैं कि हम बच्चे की परख करवा सकें। लोग 10-10 हज़ार रुपये मांगते हैं इस बात के कि आपके बच्चे को हम एनालाइज करके देंगे कि वो किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है। वहाँ तो फीस देना ही मुश्किल हो रहा है बेचारों को। ऐसा है सर, जैसे वो फीस देना इतनी बड़ी बात नहीं है, यदि वो फीस दे के ठीक चयन कर लें आगे के करियर के बारे में, तो इस तरह का तो हम कॉलेज में भी प्रबंध करवा सकते हैं। हाँ, ये भी गाइडेंस ब्यूरो या कोई एक साइकोलॉजिस्ट या जो भी उसको परख सके, इस तरह का एक हो, तो उससे हर बच्चे से कॉलेज में भी हो, बल्कि 10th क्लास से इस बात का जो है ना निर्धारण किया जाए कि भाई बच्चा किस फील्ड में बेटर कर सकता है। हो सकता है वो एक्टिंग वाले फील्ड में अच्छा जा सके, या दूसरे गायन में जा सके, या आपके संगीत में जा सके, तो बहुत सारे फील्ड हैं। कई बार मैं मजाक में कहता हूँ भाई हम पैदा हुए थे आज से 50-60 पहले, जब भी हम यही नॉन मेडिकल और मेडिकल थे, और आज भी वही चल रहा है। हाँ, वो एक भेड़ चाल सी है कि
एक बच्चा कोई एरिया में कामयाब हो जाए तो वो सारे माँ बाप ये सोचते हैं कि ये मैं इसको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाऊंगा, या एक आईएएस बन जाए तो सारे आईएएस। अब सभी बच्चे तो आईएएस नहीं बन सकते, सब में करीब, और ना ही सब बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं। हाँ, सब बच्चे कुछ ना कुछ जरूर बन सकते हैं। वो जो बन सकते हैं ना, वो यदि ठीक ढंग से बच्चे का जांच पड़ताल करके उसके इंटरेस्ट को इवेलुएट करके और वो यदि कोर्स दिलवाया जाए 11th-12th में ही, तो वो ज़्यादा कामयाब। मतलब जिस विषय में रुचि है, हाँ जी, सबसे पहले तो ये सिलेक्शन किया जाए। अब मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए अपनी रुचि का विद्यार्थी आपकी क्लास में आ गया है। अब कॉलेज लेवल पर आपको सबसे बड़ी समस्या आज के दिन क्या लगती है जिससे विद्यार्थी को फ्रस्ट्रेशन होती है? सरकार की समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, प्रोफेसर्स की बहुत सारी हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की हो सकती है, लेकिन विद्यार्थी को फ्रस्ट्रेशन कहाँ से मिलती है? उसकी फ्रस्ट्रेशन को हम कैसे कम करें? विद्यार्थी आज का जो पिछले 5-7 साल से जो एक चलन चल पड़ा है ना विद्यार्थियों में, वो ये चल रहा है सर कि बच्चे माँ बाप के कारण या इस भाग दौड़ के कारण ये सोचते हैं कि डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा। जैसे अपने सिंपल जो कॉलेज हैं, प्रोफेशनल कॉलेज को छोड़ के, प्रोफेशनल कॉलेज को छोड़ के दूसरे कॉलेज के बच्चे सब ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी जॉब ली जाए। और जल्दी से जल्दी जॉब का मतलब है कि फिर वो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर लेते हैं। कॉलेज की क्लास को छोड़ के पैरेलल में उसी टाइम कोचिंग सेंटर चलते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो भी 9 से 2:30 टाइमिंग है कॉलेजेस के या स्कूल्स के, उन टाइमिंग में प्राइवेट कोचिंग सेंटर सरकार ने बंद रखने चाहिए। एक तो वो जो अट्रैक्शन है ना उधर नौकरी की भागदौड़ कि नौकरी जल्दी मिलेगी, माँ बाप के पास पैसे इतने हैं नहीं कि आगे पढ़ा पाएंगे तो जल्दी नौकरी लें, तो वो ना तो बीएससी ठीक ढंग से या बीए ठीक ढंग, ग्रेजुएशन ठीक ढंग से कर पाते हैं, और ना ही वो उधर जॉब जो है क्रैक कर सकते हैं वो, क्योंकि वहाँ पर भी तो कंपटीशन फिर है। हमारे सारे ही बच्चे किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयारी करने लग जाएंगे तो सारे तो वहाँ भी नहीं लगेंगे। कदर साहब, मुझे तो इससे भी आगे लगता है कई पेरेंट्स तो क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इन्हें प्रभाकर में या शास्त्री में एडमिशन दिलवा दिया, बच्चे को कहेंगे साथ साथ बीए कर ले, और उसके 5-7 हज़ार रुपये दे के साथ साथ कोचिंग भी चल रही है, और 4 साल बाद आँख खुलती हैं तो पता चलता है शास्त्री में तो उसके कंपार्टमेंट आए बैठे हैं, जो डिस्टेंस से करी थी वो मान्य नहीं है, और कोचिंग में कुछ हाथ लगा ही नहीं। तो ये जो चारों तरफ भड़कने वाली चीज़ है, ये भटकाव है एक तरह से देखा देखी में। अब जैसे हम पढ़ते थे उस टाइम, या तो हम +2 के बाद छोड़ देते थे, कोई छोटी मोटी नौकरी दूसरी करते थे, या फिर पढ़ते थे तो पढ़ते ही थे। अब बच्चे 80% की संख्या ऐसी है जो नाम मात्र एडमिशन लेके और भागदौड़ में शामिल हो रहे हैं, ना उस भागदौड़ से कुछ मिल रहा है उनको, ना इधर ग्रेजुएशन से कुछ। मैं देखता हूँ कॉलेज में 9, 9:30, 10 बजे तक तो बच्चे लोगों के अंदर जाने की संख्या ज़्यादा होती है, और 12, 12:30 बजे से बहुत सारे बच्चे कापी लिए और कोचिंग 12, 12:30 भी, बल्कि एक पीरियड अटेंड करे और बाहर, 2 पीरियड अटेंड करे और बाहर। उसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़की भी शामिल हैं, मतलब दोनों की संख्या सेम है। पहले तो लड़कियां अटेंड करती थी, अब लड़कियां भी कोचिंग सेंटर, क्योंकि वो भी नौकरी के लिए वही है ना। और ये नौकरी केवल नौकरी, अब पता नहीं क्यों इसमें ये हो गया, समाज ने भी मान्यता दे दी इस बात को कि नौकरी मिल जाए, वो भी सरकारी मिल जाए तो ही जीवन है, नहीं तो जीवन बेकार है, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं कादर साहब, जीवन तो ही जीवन है नहीं, वो तो मेरे ख्याल में ये फैसला कर लिया है सरकारी नौकरी का मतलब है हरामखोरी। भाई तनख्वाह हमें पक्का मिल जाएगी, काम भले ही ना हो, और सरकार नौकरी से निकालने में इतना ज़्यादा लंबा टाइम गया, उसको निकालना इतना मुश्किल है कि मेरी तो गुजर जाएगी, और बुढ़ापा भी कुछ पेंशन भले थोड़ी मिल जाए। तो आज के विद्यार्थी की या युवा की ये सोच हो गई है बस सरकारी नौकरी हो। तो ये ऐसा नहीं है कि वो सरकार में समाज की सेवा करने के लिए या उसके लिए लालायित हों, ये तो एक नेगेटिव सी चीज़ है। आप ये कहो ना कि मुझे काम चाहिए, भाई चाहे प्राइवेट में चाहिए, चाहे अपना खुद का काम हो, चाहे सरकार की नौकरी हो, काम करने की नीयत होनी चाहिए, जबकि है सबकी काम करने की एबिलिटी डेवलप हो जाए तो वो खुद का भी कर सकता है, प्राइवेट में भी कर सकता है, सरकारी में भी कर सकता है। लेकिन सरकारी में तो ज़्यादातर ये मानने लग गए कि वो या पड़ी बात के काम करना नहीं पड़ेगा, पे पूरी मिलेगी और जॉब सिक्योरिटी। अच्छा, वैसे भी सरकार की जो नौकरियां हैं उनकी संख्या निश्चित है, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा लोग पास हो जाएंगे तो ज़्यादा नौकरी निकल आएंगी। आप हरियाणा में देख लो सर, मैक्सिमम ग्रेजुएट जो हैं सरकारी नौकरी में
10-15% तक ही पहुंच पाते हैं। हाँ, बाकी सारे बाकी तो कोई और ही काम करेंगे। सोच के देखो ना, 85% लोग जब फ्रस्ट्रेशन से गुजरेंगे या 85% लोगों को वो चीज़ नहीं मिलेगी जो इसके लिए वो प्रयासरत हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगी आएगी। जो तो कॉलेजों में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि विद्यार्थी को ये भावना पैदा हो कि हाँ, मैंने जीवन गुजारना है तो मेहनत तो मुझे करनी ही पड़ेगी, काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, भले ही वो नौकरी हो, भले ही कोई दूसरा काम हो। और अब हम सारे के सारे ही जॉब ओरिएंटेड, मैं तो देख रहा हूँ बहुत सारे बेरोजगार ऐसे युवा हैं जो कोचिंग सेंटर खोले बैठे हैं, अच्छा भला पैसा, मोटा पैसा वो कमा रहे हैं क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। तो हमें स्टूडेंट्स में इस तरह की हैबिट भी डालनी चाहिए, और वो हैबिट भी मैं तो कहूँगा इस तरह से नहीं डलेगी जब प्रोफेसर खुद मेहनत करेगा ना। मैं ये साफ साफ बताना चाहता हूँ, मेरे प्राचार्य काल के दौरान यू आर द बेस्ट टीचर, रीजन बीइंग अगर हमारी नीयत ठीक है और आपकी मेहनत को बच्चे देखते हैं तो अपने आप मेहनत की डेवलपमेंट होती है, अपने आप बच्चे का मन करता है कि ये। और टीचर की बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हर स्टूडेंट, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, चाहे कॉलेज लेवल पर हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, हर एक बच्चा इतना पारखी है। तो मुझे लगता है हमारे प्रोफेसर जो हैं उनको भी एक ये दायित्व लेना चाहिए कि सारे जॉब की बजाय काम करने की, अपने सिलेबस को कवर करवाने के साथ साथ उनको दूसरी बातें बतानी चाहिए कि केवल सरकारी नौकरी ही जीवन नहीं है, आप दूसरे काम भी कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट होके अच्छी फार्मिंग कर सकते हैं, अच्छे आप कैटल फार्मिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, आप दूसरे और बहुत सारे काम है, आप ठेकेदार भी बन सकते हैं। लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है ना कि भाई यदि सरकारी नौकरी मिले तो हम कामयाब, नहीं तो ना कामयाब, ये धारणा गलत है। इवन अपने समाज में बच्चों की तो क्या कहें, पेरेंट्स के अंदर भी अब एकदम से ये बात आ चुकी है, जैसे लड़का लड़की का रिश्ता करने चलते हैं तो लड़का वही चाहिए जो सरकारी नौकरी पे हो, अदरवाइज वो ऐसा कुछ दूसरा फील्ड का बच्चा हो ना, उसको रिजेक्ट करते हैं, प्रेफर नहीं करते। उस सरकारी नौकरी के इंतजार में लड़के की उम्र सरकार ने 18 से अब 21 कर दी, लेकिन हमारे समाज में 21 से 25 और 25 से 28, 28 से 32 कब हो गई पता ही नहीं चला। बस वही मान्यता दे दी समाज ने, बेशक 32 के हो जाए लड़की, लेकिन लड़का वो चाहिए जो सरकारी नौकरी पर हो। मतलब एक तरफ तो सरकारी नौकरियां घट रही हैं, दूसरी तरफ उसको प्राप्त करने वाली संख्या बढ़ रही है, और तीसरी तरफ फिर जब उसी को जीवन मान बैठे हैं तो फिर वो तो पूरा भाई सबका तो नहीं होना, वो तो होगा नहीं, उससे फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। इसी तरह से कॉलेज में आपको नहीं लगता कि हमारे जो वर्किंग डेज हैं, वर्किंग डेज का मतलब जिनमें वास्तव में पढ़ाई होती है, उन दिनों को हमने बहुत ज़्यादा घटा दिया है। तो शायद फ्रस्ट्रेशन में एक ये भी रोल है, बहुत बड़ा रोल है। हाँ, तो क्योंकि जैसे आपने पढ़ाया ही नहीं तो फिर वो तैयारी भी नहीं। ये सेमेस्टर सिस्टम हुआ है, मान लिया एनुअल सिस्टम हो तो 45 डेज के आसपास आपके एग्जामिनेशन डेज होते हैं, और यदि सेमेस्टर कर दिया तो ये 45 × 2 यानी कि 90 डेज हो गया। तो 45 डेज तो हर साल यही कम हो गए पढ़ाई के, जो केवल एग्जाम देना और कुछ नहीं। और ऐसे ही फिर एडमिशन के बाद जैसे क्लासेस शुरू करते हैं, उसमें हर कॉलेज स्ट्रगल करता है 10-15 दिन क्लासेस पूरी तौर पर लगने के लिए। सेमेस्टर में एक बार क्लास शुरू होती है, एक पहले सेमेस्टर की फिर दूसरे सेमेस्टर की भी। एनुअल हो तो एक बार क्लास शुरू होगी पूरे साल चलती है, वही डबल वो जो एक स्ट्रगल पीरियड है 15 दिन का कहें या 10 दिन का कहें, वो भी डबल हो जाता है सेमेस्टर के कारण। सर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 2 बार रोल नंबर बटेंगे, 2 बार कापियाँ चेक होंगी, 2 बार रिजल्ट बनेगा, टीचर भी इन्वॉल्व 2 बार होगा, यूनिवर्सिटी भी 2 बार रिजल्ट निकालेगी, कॉलेज भी 2 बार, फिर उसमें गलतियाँ 2 बार होंगी, किसी की छोटी मोटी कोई करेक्शन है वो उसके लिए डबल जाना पड़ेगा, असेसमेंट टाइम पीरियड वो भी 2 बार देना पड़ेगा। जितना आपने ऑनलाइन अवार्ड चढ़ाने हैं वो 2 बार चढ़ाने पड़ेंगे। आपने एक बच्चे के एक तो साल में एक ही बार वो काम करना हो तो पॉसिबिलिटी कम होती है, और उसी को बार बार करेंगे तो आप काम केवल ये है कि बच्चे को इवेलुएट करना, लेकिन उसको डबल वर्कलोड में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए ये नंबर ऑफ डेज कम हो गए। और बच्चों को जो आराम से एक सिलेबस कवर करना था, उसमें खेल कूद भी दूसरी एक्टिविटीज़ भी करते थे, वो सब रिड्यूस होके अब केवल पढ़ाई, और पढ़ाई का एटमॉस्फेयर वो बिगाड़ दिया उस एटमॉस्फेयर ने कि भागदौड़ कोचिंग सेंटर की तरफ भी और क्लासेस में। मुझे तो लगता है सिर्फ कोचिंग नहीं सेंटर, कोई भी छोटी सी समस्या ले लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के नाम में कोई करेक्शन है, यूनिवर्सिटी में आप 4 बार गए, सारा दिन खराब हो गया, आपने बस का पास बनवाना था, 3 बार आप पूछने गए कि अब ये चल रहा है वो चल रहा है, अब ऑनलाइन नहीं हुआ है, अब रसीद नहीं आई है, अब प्रिंट होने गए हुए, और वो बच्चा उसी लाइन में लगा रहता है
इसी तरह से कॉलेज लेवल पर भी हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं हम ऐसा करें कि कॉलेज में एक सेल बना दिया जाए, भाई स्टूडेंट का सारी की सारी समस्याएं यहाँ सोल्व की जाएंगी। आपको ना यूनिवर्सिटी जाना है, ना बस स्टैंड जाना है, ना करेक्शन के लिए जाना है, आप सिर्फ क्लास अटेंड करिए। हाँ, बाकी काम वहाँ बाकी काम वहाँ होना चाहिए। कॉलेज में, स्कूल में भी तो होते हैं ऐसे। तो बड़ा होते ही ऐसा क्या हो गया कि आपने उसको उस पर छोड़ दिया। बल्कि हमारे एक सर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा सा उदाहरण मेरे से कहलवा लिया। मेरे से उन्होंने पूछा भाई नेकीराम कॉलेज में जब आप प्राचार्य थे कितने स्टूडेंट थे? मैंने कहा सर ऐसे थे कोई 7-1 हज़ार के करीब, 6,500-7 हज़ार। वो कहते और यूनिवर्सिटी में कितने हैं? मैंने कहा यूनिवर्सिटी में होंगे कोई 9, 9:30, 10 के करीब। तो कहता आपके पास कितना सिक्योरिटी पीपल थे? मैंने कहा जी हमारे पास तो 7-8 तो चपरासी होते हैं, 5-4 गार्ड वार्ड होते हैं, 10-12 लोग होते होंगे। तो कहते फिर यूनिवर्सिटी में तो 250 लोग लगा रखे हैं, तो ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपने उनका कि वहाँ जाके वो काबू ही नहीं आते? मैंने कहा सर हमें तो कोई दिक्कत कभी आती नहीं। तो क्या कहना चाहता हूँ मैं, जब आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा ना तो आप सड़क पर भी आएंगे, इधर उधर भी भटकेंगे। अगर स्टूडेंट्स को हम वहीं की वहीं सारी समस्याओं का समाधान निकाल दें तो जो कम से कम पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ें। और मैं समझता हूँ गांव का जो लड़का है, गांव की जो लड़की है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है आज के दिन। उसे अपना भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिखता है। उसके लिए हम, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से हैं, मैं समझता हूँ आपको भी उतनी पीड़ा होती होगी जितनी मुझे है कि इतना सारा मेहनत करके वो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, किस किस तरह से फीस का अरेंजमेंट करते हैं, और उसके बावजूद भी 3 साल बाद अगर कुछ हासिल नहीं होता तो उन्हें लगता है कि ये पढ़ना ही बेकार था। जबकि पढ़ाई बेकार कभी भी नहीं होती। शिक्षा का स्तर तो देखो, दिमागी तौर पर हम जागरूक तो होते ही। तो ऐसा आप क्या हमें सुझाव दे सकते हैं जिससे ग्रामीण बच्चे को ये समझाया जा सके कि बेटा मार्कशीट कुछ नहीं होती, सिर्फ 2% अंक बेशक कम लो, अपनी समझ डेवलप करो, अपना इरादा ठीक बनाओ, अपने आप को मेहनत करने के लिए तैयार करो। आपको लगता है 3 साल पहले जो बच्चा हमारे यहाँ दाखिला लेकर लेने आता है, 3 साल बाद जब वो निकलता है तो उसमें हमने कितना बदलाव ला दिया होता है? कोई खास बदलाव नहीं, बल्कि वही जो लेवल उसका +2 में था भटकाव का, वही आफ्टर ग्रेजुएशन भी वही भटकाव है। तो क्या सोचे हम 3 साल में हमने क्या योगदान दिया? ये करना चाहिए सर, कोई उसको गाइड कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बच्चा खुद सेल्फ इवेलुएट करे कि मैं किस लेवल की तो जॉब हासिल कर सकता हूँ, किस कंपटीशन में मैं फाइट कर सकता हूँ ताकि मैं सही कामयाब हो जाऊँ। कम से कम और जो एक फोकस, जो एक लक्ष्य बना ले, उस पर फोकस करके अपनी तैयारी करे, डबल माइंडेड ना होकर केवल एक लाइन को अडॉप्ट करे, चाहे +2 के बाद वाले कंप्यूटर एग्जाम में जाए या आफ्टर ग्रेजुएशन जाए या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी एक लाइन को सेट करे अपने और उसी लाइन पर चले, और तो उसके ज़्यादा चांस है, नहीं तो उसको फ्रस्ट्रेशन का ही सामना करना पड़ेगा पढ़ते वक्त भी और पढ़ाई के बाद भी। पर मुझे तो लगता है कि चलो साइंस की तो हम 2% मान भी लें, उनका कोई टारगेट है छोटा मोटा। आर्ट्स के तो 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये खुद नहीं पता होता कि मुझे क्या करना आगे जाकर। और जैसे उदाहरण के तौर पर SSC है, 3-3.5 साल लग जाते हैं सारे प्रोसेस में, और वो भी सिर्फ उनके जो टॉप मोस्ट हैं हर सिलेक्शन में आगे आते हैं या हर मेरिट में नाम आता है, बाकी सारे तो हमारे पीछे रह जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन हमारी बढ़ती जा रही है। और मुझे तो आप पता नहीं इस बारे में क्या सोचते हैं, हमारे जो गाँव के बच्चे हैं वो खेलों में बड़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं और उनकी अचीवमेंट भी सबसे ज़्यादा है, मेडल भी हम उनमें से लाते हैं। और फिर हरियाणा की बात करो तो फिर तो बल्ले बल्ले ही है, सारा जिम्मा ही तकरीबन हमारा है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इतने सारे लोग प्रयास करते हैं खेल में और उसमें सक्सेसफुल होने वालों की संख्या या उस खेल की वजह से रोजी रोटी कमाने वालों की जो प्रतिशत है वो कितनी है? वो तो फिर वहाँ पर भी ऐसे नगण्य है जी। मान लो एक रेसलिंग के पर्टिकुलर वेट के लिए कोई लड़की या लड़का तैयारी करते हैं पूरे हरियाणा में, पूरे देश में। अब उस वेट के लिए एक कंट्री का को रिप्रेजेंट करने के लिए तो एक ही काफ़ी है ना, फिर काफ़ी है, तो बाकी तो नीचे रह जाएंगे। चलो स्टेट भी रिप्रेजेंट करने वाले को 200-400 थोड़ा स्टेट को रिप्रेजेंट एक ही करेगा, लेकिन मेहनत तो आप पहले से कई गुना ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे। और वहाँ भी फ्रस्ट्रेशन आता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आती है। अभी हम मेरे ख्याल में 10 दिन पहले की बात है, यूनिवर्सिटी में घूमने गए हुए, तो जो जिम्नेजियम हॉल है उसके बाहर एक सज्जन बैठे और सिर पे उन्होंने कपड़ा बांध रखा और बादाम कूटने लग रहे। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? तो कहते मेरा लड़का जो है ना प्रैक्टिस करता है। कितना बड़ा है? कि जी वो 11वीं में। मैं कहता हूँ उस गरीब आदमी को इतने सारे बादाम कूट के वो 4 साल 5 साल 7 साल खिलाएगा, और अगर उस बच्चे की अचीवमेंट नहीं हुई
और मैं तो कहता हूँ सबकी तो होनी नहीं, सबके तो होते ही नहीं ना, होती ही नहीं। तो जो फ्रस्ट्रेटेड विद्यार्थी हैं या जो फ्रस्ट्रेटेड युवा है, उनकी संख्या कितने गुना बढ़ती जा रही है। सेहत अच्छी बनाने के लिए खेल बिल्कुल सही है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा के चक्कर में आप खेल खेलते हो या कुछ अचीव करने के चक्कर में आप खेल खेलते हो या सोचते हो उस खेल के दम पे मुझे नौकरी मिलेगी, तो ऐसी संख्या तो हमारी बहुत थोड़ी है। वो सारी फ्रस्ट्रेशन भी हम ग्रामीण वासियों की ही है। आपने शहर का बच्चा कोई नहीं देखा होगा जो इतना सारा मेहनत करता है। वो तो टोटली जिम्मा गांव वालों का ही है एक तरह से। तो उसी लाइन पर वो क्रिकेट का भी यही मामला है। पैदा होते हैं सबसे पहले बैट खरीदेंगे, बॉल खरीदेंगे, ये सोचेंगे ये भी सहवाग और सचिन की तरह खेल लेगा, कितने खेल ले पाएंगे उस फील्ड में, ये नहीं सोचते कि भी क्रिकेट में कैरियर जो बनाएगा बच्चा वो सारे हरियाणा में से कितना का नंबर है। मैंने ऐसे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जिनसे अगर आप उनका बच्चा अगर क्रिकेट में थोड़ा सा अच्छा है, आप अगर बात करो तो वो चुप करा देते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। और 3 साल बाद जब उनकी फ्रस्ट्रेशन देखी मैंने, पिता जो है वो पुत्र से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि हमारा सत्यानाश इस गेम ने किया, ऐसे हो, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, कंपटीशन के एग्जाम में वो निकल नहीं सकते और क्रिकेट में कुछ मिला नहीं, या किसी भी स्पोर्ट्स की हम बात करें। तो मुझे लगता है कि गाँव वाला जो किसान है या जो आम सा भी आदमी है, रोजी रोटी जिस तरह से करता है, इतनी मेहनत करने के बाद अपने बच्चे में दम देखता है कि ये बहुत अच्छी सेहत है, या रेसलिंग में या दौड़ में या कहीं पर भी हासिल करेगा, और फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है। शहर का बच्चा क्या होता है कि वो अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देखता है, चाहे वो फड़ी लगाता है, चाहे रेडी लगाता है, चाहे कोई छोटा मोटा काम करता है, वो फिर भी रास्ता निकाल लेता है। दूसरे काम वो बहुत जल्दी सीख लेता है और जल्दी अपने जीवन यापन करने के लिए वो देखता है ना घर में, वो देखता है घर में। आप किसी की बात करो, सब्जी मंडी की बात करो, अनाज मंडी की बात करो, मार्केट की बात करो, कितने सारे काम हैं यहाँ पर। और गाँव का आदमी है वो सिर्फ एक टारगेट लेके चलता है, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। और नौकरियाँ शायद अपना देश आज़ाद हुआ तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अब सरकारों को भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सही बात है जी, इतनी नौकरियां ना तो पहले कभी थी ना आगे भी नहीं हो सकती। तो केवल सरकारी नौकरी को ध्यान में रख के यदि पढ़ेंगे तो फ्रस्ट्रेशन का सामना करना। साहब मैं तो सरकारी भी नहीं, मैं तो नौकरी कहने की बात कर रहा हूँ। अगर नौकरी भी आप करोगे, चलो सरकारी में थोड़ी सी तनख्वाह आपको ज़्यादा मिल जाएगी, थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा मिल जाएगी। प्राइवेट में भी जब कोई दूसरा आपसे काम लेता है, वो भी तो इंसान है, वो भी उसने भी तो पहला कदम कभी रखा होगा, हम क्यों नहीं रख सकते? हमारे में क्या नहीं है। मैं तो अक्सर वहाँ प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ के जब कोई इस तरह की बात करने आया था, जी एक कंपार्टमेंट आया, मैंने कहा बेटा तेरी सेहत औरों से अच्छी है, गांव से आ रहा तू, तेरा खान पान औरों से अच्छा है, दिमाग तेरा तरोताजा क्यों आ गया भाई ये पीर आपका, शहर के बच्चों का नहीं आता। तो मुझे लगता है ग्रामीण बच्चों को ये समझ लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर जीवन को सफल बनाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जॉब की बजाय आप अपने आप को इसलिए तैयार करो, इसके लिए तैयार करो कि हाँ मेहनत के सिवाय हमारा कोई विकल्प नहीं है। आज के युवा को आप कोई सलाह देना चाहेंगे ऐसे फ्रस्ट्रेशन के दौर में? क्योंकि मुझे हर बार लगता है कि आज अगर कोई सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो वो युवा है, और उसमें भी जो ग्रामीण परिवेश का है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसके लिए तो समस्या पहाड़ की तरह से खड़ी है। डिग्रियां पूरी हो गई, कंपटीशन पूरा हो गया, रिजल्ट भी आ गए, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, और हो भी गई है तो 2%, 4%, 5% की होती है, बाकी 95-97% तो ऐसे धक्के खा रहे हैं बेचारे। उनको ना शादी के लिए रिश्ता मिलता है, ना कोई घर परिवार में उनके लिए शांति है, सड़क पे आते हैं तो उनको फ्रस्ट्रेशन मिलती है। और आज से 5-7 साल पहले लोग कहा करते कि लूटपाट किया करेंगे, मुझे लगता है फिर भूखा मरता क्या न करता, वो किसी न किसी गलत लाइन पे चलेगा तो वैसे जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ आप ऐसा बता पाएंगे बतौर एक शिक्षक कि उन्हें किन मूल सिद्धांतों पर जरूर चलना चाहिए या उनको जरूर फॉलो करना चाहिए? मूल सिद्धांत तो यही है जी कि अपना जीवन ईमानदारी से चलाने की सोचें। बहुत ज़्यादा सुविधाओं के साथ या बहुत ज़्यादा आजकल जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के सपने, बड़ी बड़ी कोठियों के सपने वो न लेकर अपना एक, वैसे पहले कहते थे ना बड़े सपने देखो, ये बड़े सपने मेरे तरफ से तो, मेरे विचार से तो बकवास होती है। सपने उतने देखने चाहिए जितने के वो काबिल है। हाँ, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन, नहीं तो वहाँ से फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। अब अपना लेवल है केवल मान लिया जाए 5 लाख की गाड़ी चलाने का, और वो 20 लाख की या 50 लाख की का सपना देख लेगा तो वहाँ सारी उम्र फ्रस्ट्रेशन में रहेगा। वहाँ गाड़ी तो 20 लाख की ले लेंगे और बच्चों के लिए फिर आधा किलो दूध भी एक्स्ट्रा नहीं ले पाएगा घर में, वहाँ दूध पर झगड़ा करेंगे। वो तो निश्चित एक राय। तो अपना इवेल्युएशन करके
उसके अनुसार जीवन यापन करें, उसी के अनुसार आगे की सोच बनाएं। जरूरी नहीं कि भाई कोई नौकरी मिले, नौकरी ना मिलते तो अपने दूसरे काम बहुत हैं, उनके अंदर अपना जो है ना नॉलेज गेन करके वो काम करें। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो इस नौकरी के अलावा अपना समाज अब भी चल रहा है, पहले भी चला करता आगे भी चलेगा। और ये ग्रेजुएट होके यदि दूसरे काम कर लेंगे, जैसे किसान ग्रेजुएट होके भी तो किसानी कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? वहाँ और अच्छे तरीके से करेगा। मैं तो कहता हूँ अगर किसानी में उसे बहुत अच्छा फायदा होता हो तो सब ये शहर वाले भी भाग भाग के बैंक में आगे आगे किसानों की कितने साल प्रतिबंध लगाए रखेंगे सर। जैसे सरकार अपने सारी बातें हटा के फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन पर जो खर्चा कर रहे हैं वो क्या है, किसान के रेट को कंट्रोल करने के लिए। कितने साल कर पाएंगे ये बातें? ये चीज़ें चलने वाली नहीं होती, ये बहुत साल नहीं चलेंगी। अभी आप 135 करोड़ में 80 करोड़ को तो आप फ्री अनाज दे रहे हो, तो आप देश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हो? फ्री अनाज देने की जरूरत क्यों पड़ती है आपको? या तो उनकी मजदूरी बढ़ाओ। ऐसे हालात क्यों करते हो आप? ये जो हालात बन रहे हैं कि आप इस बात से अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं कि हमने फ्री अनाज दिया। आपकी तो ये बहुत बड़ी नेगेटिव बात है कि आपने फ्री अनाज क्यों देना पड़ा इस देश की जनता को। हाँ, निठल्ली बनाने वाली बात है। तो जवान बच्चों को अब ये सोचना चाहिए कि हमारे बहुत सारे दूसरे फील्ड हैं नौकरी के अलावा भी, उनमें भी हम एंजॉय करके अपना जीवन चला सकते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करके बहुत अच्छी तरह जीवन जी सकते हैं। और टाइम पर शादी करने की बात सोचिए। ये टाइम पर जो शादी नहीं हो रही ना 25 साल से पहले, तो इसको आपने 28, 30, 32 लड़कियों की 30 साल से क्रॉस हो गई। हाँ, ये भी एक तो ये कहने को तो ये है कि अभी शादी नहीं करनी, लेकिन अंदर मन में और भगवान का दिया हुआ जो शरीर है इसमें सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे खाने की जरूरत है तो आपको शादी की भी जरूरत है, जीवन साथी की भी जरूरत है। और जीवन साथी किसी भी कारण से आपने नहीं लिया या आपको नहीं मिला, दोनों ही बातों से आपको फ्रस्ट्रेशन का सामना भी करना पड़ता है। आपको एक इमोशनल सपोर्ट भी तो चाहिए मिलता, वो तो 100% है। और पांडव के टाइम में कुंती जब 15 साल की थी, जब सूर्यपुत्र हो गया था उसके, तो ये सूर्यपुत्र ना तो चांद पुत्र या रूम पुत्र या कार पुत्र के मैं नाम दे लो तब भी होंगे फिर, यदि शादी नहीं होगी तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्या आप मुझे 2-4 चीज़ ऐसी बता सकते हैं, जब आप जवान थे, आप पहली बार कॉलेज में आए, तो आप में ऐसे कौन से गुण थे जो आज के विद्यार्थियों में नहीं है? हमने तो एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि भाई हमने कॉलेज प्रोफेसर बनना है। कॉलेज में जब स्कूल में थे तो जब ऐसा सपना लिया कि हमने स्कूल के टीचर बनना है। कॉलेज में आए तो कॉलेज के प्रोफेसर को देख के लगा कॉलेज का प्रोफेसर बनना, और ये उसके अकॉर्डिंग मेहनत करी। और ये हमारा लक्ष्य था कि हम जल्दी जो है ना, चलो वो समय अलग था, उस टाइम ज़्यादा सिलेक्शन भी हो गया कॉलेज में। लेकिन अब जो बच्चे हैं वो पर्टिकुलर एम लेके कम चल रहे हैं। वो दाएं बाएं की जो बातें हैं ना, दो नाव में पैर रखना या 3 में भी पैर रखना, और उसके बाद ना इधर के ना उधर के, वो ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। तो क्या आप ये नहीं कहना चाहते कि आज का विद्यार्थी बंक मारने में 1 मिनट लगाता है? आपने कितनी क्लास छोड़ दी थी? हमने तो कॉलेज में शायद जाट कॉलेज में पूरे 3 साल में 2 या 3 क्लास दिन नहीं रहे सर, क्लास सिर्फ बंक हुई होगी, और वो भी आज तक याद है। हाँ, नहीं तो क्लास बंक कभी नहीं करते थे। आप क्या इतना ही टीचर का सम्मान करते थे जितना आज के विद्यार्थी करते हैं? हम तो सम्मान बहुत ज़्यादा करते थे पहले तो। अब यूँ है कि करते तो हैं अब भी बच्चे सम्मान, लेकिन अब उनकी परसेंटेज बच्चों को कम हो गई। आप किसी तरह से क्लास में 80 के सेक्शन में आप देखेंगे तो 20 बच्चे मिलेंगे। प्रोफेसर के और विद्यार्थी के जो रिलेशनशिप हैं वो बढ़ने की बजाय हमारे घटे हैं। इसी तरह से आप प्रिंसिपल की बात कर लो। आप प्रिंसिपल रहकर आपने देखा कि जितनी जिम्मेदारियां उस वक्त रही होंगी उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उस टाइम तो जी प्रिंसिपल को हम देख के यूँ माने अगर तो ये हमारे प्रिंसिपल हैं। हाँ, और आज हमने क्या हालत और कर लिया। उनकी जो वैल्यूज थी वो अलग ही थी। मुझे सम्मान बहुत ज़्यादा। मुझे याद है हमारे प्रोफेसर होते थे, बाद में वो प्रिंसिपल बने, हरिचंद हुड्डा जी, फिजिक्स के प्रोफेसर होते थे। सुभाष नगर में उनका घर था। तो स्टाफ रूम में बैठे बैठे हमें ये बात बाद में पता चली। उन्होंने कहा भाई अब तो पैदल नहीं आया जाएगा, अब तो मुझे ना स्कूटर लेना पड़ेगा। तो कहने लगे जी स्कूटर की क्या जरूरत, आपका तो नज़दीक सा है। कहता नहीं, रास्ते में इतने लोग नमस्ते करते हैं कि मैं हाथ उठा उठा के थक जाता हूँ। तो क्या महान विभूतियाँ थी, वो गुणों की खान थे। तो मुझे तो लगता है शिक्षक को भी अपने अंदर जितने ज़्यादा गुण वो समाहित करेंगे उतना ही शायद सम्मान भी हमारा बढ़ेगा। और यही जाट कॉलेज है सर। हमने तो अपने 3 साल की पढ़ाई में बस कोई
पूरे सेशन में 2 या 3 क्लास बेसिक टीचर ऐसा हो कि ना ली हो क्लास, और वो टीचर वहाँ कॉलेज में छुट्टी पर भी ना हो, ऐसा हाँ, कोई विशेष छुट्टी पर है तो अलग बात है, अदरवाइज कॉलेज में होते हुए और टीचर क्लास ना ले, ऐसा उस टाइम तो हम तो सोच ही नहीं सकते थे उस टाइम। क्लास में आते ही आते थे, और क्लास में नहीं आते थे जिस दिन टीचर, उस दिन हम 2-4 साथी थे जो एक जैसे विचारों के थे। हमारा तो मन भी नहीं लगता था उस टाइम में, कहा सर नहीं आए, क्लास नहीं लगी तो आज तो किस लिए हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला। और वैसे भी अगर आप देखो, जिस फ्रस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता हमें उस टाइम कोई फ्रस्ट्रेशन थी ना, उस टाइम कोई फ्रस्ट्रेशन, क्या मजे के दिन थे। मैं तो बच्चों को हमेशा उदाहरण देता हूँ कि लोग 3 साल कॉलेज में रह के सारी उम्र कहते हैं जब मैं कॉलेज में था, जब मैं कॉलेज में था। पर आज तो मुझे लगता है जो विद्यार्थी हैं बेचारे, वो कॉलेज में हैं जरूर, कर लेते हैं छोटी मोटी, लेकिन वो एक कॉलेज लाइफ जो जीनी चाहिए वो ना जी के तनाव भरा जीवन। आप फर्स्ट ईयर में हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे, सेकंड ईयर में तनाव बनना शुरू हो जाएगा, और फाइनल में तो ये हालत हो जाएगी कि कोई कॉलेज वाली बात नहीं रहती हो। तो अब सर पूरे हिंदुस्तान का ये सीन है, फर्स्ट ईयर के बच्चों की संख्या आपको कॉलेज में मिलेगी 70-80%, सेकेंड ईयर के बच्चों की मिलेगी 50%, और जो फाइनल में पहुंच गए उनकी संख्या मिलेगी आपको 30% क्लासेज में। बताओ, और वो क्या है कि वो जैसे जैसे ग्रेजुएशन पूरी होने को हो रही है, वो दूसरी कोचिंग सेंटर्स की तरफ भागदौड़ में है। वही है ना, जॉब ओरिएंटेड हो गया भाई, मुझे नौकरी चाहिए। नहीं तो आप में अगर गुण होंगे तो जब ग्रेजुएट होकर निकलेंगे किसी भी फील्ड में आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कादियान साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इन्होंने हमारे साथ इतनी चीज़ें शेयर की, और एक अच्छे शिक्षक के रूप में इन्होंने अपना जीवन बिताया। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये विद्यार्थियों का मार्गदर्शन इस तरह से